गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हमारा चल रहा था चंद्रवंश। तो चंद्रवंश में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। दो चार इंपॉर्टेंट चंद्रवंश के जो राजा हैं वो बचे हैं। तो कल हमने पढ़ा था उद्योगचंद के बारे में। तो उद्योगचंद के बारे में कुछ फैक्ट हैं, कुछ सन हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उद्योगचंद के बारे में आता है 1678 आता है, फिर 1679 आता है, फिर आता है 1680, फिर आता है 1682, फिर आता है 1685, फिर आता है 1688 और फिर आता है 1696। ये कुछ इंपॉर्टेंट सन है जो उद्योगचंद के बारे में इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने कुछ कार्य किए, इसको हम देखते हैं उद्योगचंद। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रवंश में भारती चंद पे जाएंगे। तो उद्योगचंद में हमने सबसे पहले देखा कि इसने जो डोंडी पर आक्रमण किया। भारती चंद के बाद ये दूसरा चंद राजा था जिसने डोंडी अभियान किया। हमने पहले पढ़ा था जो भारती चंद था उसने 12 वर्षों तक डोंडी को घेरे रखा और डोंडी पर जो ये मांडलिक राजा थे उनसे उसका वो करके इन्होंने डोंडी पर टैक्स लगाया था। वो हमने पढ़ा था, टैक्स देना बंद कर दिया था और डोंडी को अपने में मिलाया था भारती चंद ने। तो इन बीच हम देखें तो 1678 पे क्या किया उद्योगचंद ने, इसने पधानगढ़ पर आक्रमण किया। पधानगढ़ पर आक्रमण किया। ये चीजें हमने कल देखी है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं सन के अनुसार। 79 में उद्योगचंद ने लोहबागढ़ पर आक्रमण किया। तो अगर मैप के हिसाब से देखें हम तो ये वाला हो गया चमोली वाला एरिया और ये हो गया अल्मोड़ा वाला एरिया। तो यही दोनों गढ़ है, लोहबागढ़ हो गया और पधानगढ़ हो गया। 1680 में क्या हुआ कि इस समय गढ़वाल का राजा था जो था वो था फतेहपति शाह। फतेहपति शाही कल की क्लास में हमने पढ़ा है। और डोंडी का जो राजा था वो था देवपाल। ये कल की क्लास में हमने सब पढ़ा है। तो इस बीच क्या हुआ कि दो बार जब पधानगढ़ और लोहबागढ़ को उद्योगचंद ने जीता तो जो फतेहपति शाह गढ़वाल का राजा था उसने सोचा कि यार देवपाल से संधि कर लेता हूँ और कुमाऊं पर आक्रमण करता हूँ। ये उसने सोचा। तो देवपाल और फतेहपति शाह ने मिलकर कुमाऊं पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो ये चंपावत वाला एरिया था। इस एरिया को कुछ समय के लिए देवपाल ने अपने अधिकार में ले लिया और जो हमारे फतेहपति शाह थे उन्होंने भी ये वाला एरिया कुछ टाइम के लिए अपने अधिकार में ले लिया। तो ये युद्ध चला 2 वर्षों तक, लगभग 1682 तक। इसमें हम देखें तो फतेह शाह प्लस देवपाल इन दोनों ने संधि की और कुमाऊं चंपावत पर आक्रमण किया। तो ये युद्ध 2 वर्षों तक चला और फाइनली 1682 में उद्योगचंद युद्ध को जीत गया। उद्योगचंद युद्ध जीत गया, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है। उद्योगचंद युद्ध जीत गया और प्रयाग जो था, प्रयाग गया और रघुनाथ घाट पर स्नान किया। रघुनाथ घाट पर स्नान किया क्योंकि बोला कि देवताओं का आशीर्वाद समझा उसने कि 2 राजाओं को हरा दिया, फतेहपति शाह प्लस डोंडी के राजा देवपाल को हरा दिया। उसके बाद रघुनाथ घाट पर स्नान करने गया। उसी बीच क्या हुआ कि देवपाल ने पुनः से चंपावत पर आक्रमण कर लिया। पुनः क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। फिर परेशान होने के बाद अब उद्योगचंद ने क्या किया? डोंडी अभियान किया। तो डोंडी अभियान के तहत जो डोंडी का राजा देवपाल था उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो थी अजमेरगढ़। तो क्या किया कि अजमेरगढ़ को जीत लिया। किसने जीत लिया? उद्योगचंद ने अजमेरगढ़ को जीता। और 1688 वाला जो सन है इसमें हुई खैरागढ़ की संधि। खैरागढ़ की संधि हुई और खैरागढ़ की संधि के नियम ये थे कि अब डोंडी का जो राजा था वो उद्योगचंद को टैक्स देगा क्योंकि वो हार गया। तो शुरू से देखें 1678 में पधानगढ़ पर आक्रमण किया, 1679 में लोहबागढ़, 1680 में फतेहपति शाह प्लस देवपाल ने संधि की और कुमाऊं पर अपना आक्रमण किया और कुछ टाइम के लिए चंपावत वाले एरिया पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद 1682 में फाइनली उद्योगचंद युद्ध को जीता और रघुनाथ घाट जो प्रयागराज है वहां स्नान करने गया। इस बीच उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया डोंडी के राजा देवपाल ने। फिर 1685 में ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ जो डोंडी था वो अभियान किया, डोंडी अभियान, और जीत गया। फिर उसके बाद खैरागढ़ की संधि हुई। तो खैरागढ़ की जब संधि हुई तो बोला कि भाई टैक्स देगा देवपाल। तो बीच में कुछ टाइम बाद देवपाल ने टैक्स देना बंद कर दिया। तो पुनः इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी जुराइल दीपाइल कोट। तो इसके बाद जो उद्योगचंद भाई साहब थे वो जुराइल दीपाइल कोट इनकी शीतकालीन राजधानी तक पहुंच गई। और शीतकालीन राजधानी तक जब वो पहुंचे वहां तक तो उस युद्ध में क्या हुआ कि उद्योगचंद युद्ध को हार गया। तो अब ये बोले इसमें तो जीत गया था और इसमें युद्ध को कौन हार गया? उद्योगचंद हार गया। तो ये कल हमने उद्योगचंद के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ज्ञानचंद द्वितीय आया और ज्ञानचंद द्वितीय ने क्या किया कि डोंडी के राजा को मार दिया और अपनी
पिता का हार का बदला लिया, डोडी के राजा को मार दिया। तो दूसरा वाला जो युद्ध था शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल कोट वाला, वो उद्योचन हार गया था, फिर ज्ञानचंद द्वितीय ने वहां आक्रमण किया और उसको मारा। तो ये चीजें हमने देखी। अब 1699 में हमने देखा 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया और यहाँ से नंदा देवी की मूर्ति ले गया, नंदा देवी की मूर्ति ले गया। अब आज का टॉपिक हम चलते हैं आगे जगत चंद के बारे में। जगत चंद तो चंद वंश का जो अगला राजा है वो है जगत चंद। अब जगत चंद के बारे में देखते हैं कि भाई साहब ने क्या क्या किया, कैसे अपना राज्य आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले जगत चंद के बारे में अगर हम देखें तो जगत चंद के शासन को जो बोला जाता है वो कुमाऊं का स्वर्णकाल बोला जाता है। स्वर्णकालों की हमने एक बार पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो सबसे पहले इसके जो फैक्चुअल है उसमें कुमाऊं का स्वर्णकाल जो बोला जाता है वो जगत चंद के काल को बोला जाता है, ये हमने देखा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसने जुआरियों पर टैक्स लगा लिया। कुछ फैक्ट है इनके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुआरियों पर टैक्स लगाएंगे, भाई बोला कि जुआ खेल लो पर हमें टैक्स दो, कोई दिक्कत नहीं है, खेलो मस्त, जितना खेलना है खेलो पर हमें क्या दो, टैक्स दो। इसलिए फायदा था, जिसको जुआ खेलना उसका जुआ वो खेलता रहेगा और सरकार के पास आमदनी इनकम आती रहेगी। तो जुआरियों पर अगर टैक्स बोला जाए तो किसने लगाया, वो लगाया जगत चंद ने। तो अब जगत चंद के बारे में बोला जाता है कि 1709 में इसने भी क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया, आक्रमण का सिलसिला गढ़वाल पर चलता आया है। वो मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा राजा जो भी चंद वंश के थे उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया ही किया। इससे पहले अभी हमने उद्योगचंद का पढ़ा, उसने भी किया, फिर ज्ञानचंद पढ़ा, वो भी किया। उसके बाद जो हमने पास बहादुर चंद पढ़ा था उसने किया, रुद्रचंद पढ़ा उसने किया। तो जितने भी राजा थे गढ़वाल पर आक्रमण इन्होंने किए ही किए। ये चीजें हमने देखी। तो ये चीजें देखने के बाद थोड़ा मैप के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो ये चीज हुई। तो हमने देखा कि जगत चंद जब शासक बना, सबसे पहले इसका जो फैक्चुअल पॉइंट है कि इसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। दूसरा, इसने जुआरियों पर टैक्स लगाया। और 1709 में 1699 में हमने देखा था कि जो हमारा ज्ञानचंद द्वितीय ने क्या किया कि यहाँ से नंदा देवी की मूर्ति ले गया, नंदा देवी की मूर्ति को यहाँ से ले गया। कौन ले गया, ज्ञानचंद द्वितीय ले गया। ये हमने पढ़ा था। अब हम इसके बाद देखें कि जब इस भाई साहब ने, किसने, जगत चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो इसने लोहबागढ़ वगैरह पर जहां भी इसने आक्रमण किया, और अब इसको नंदा देवी की मूर्ति यहाँ मिली नहीं। नंदा देवी की जो सोने की मूर्ति थी भाई साहब को मिली नहीं। परेशान हो गया कि भाई सब हमारा तो इनकम तो नियम था कि यहाँ आक्रमण करना है, सोने की मूर्ति यहाँ से ले जाकर मल्ला महल में ले जानी। रुद्रचंद ने जो मल्ला महल बनाया है वहां ये स्थापित कर देते थे। रुद्रचंद का मल्ला महल जो है कहाँ है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। तो ये चीजें क्या करते थे कि जब भी आक्रमण करते थे नंदा देवी की मूर्ति यहाँ से ले। अब देखो कि 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय ने आक्रमण किया और भाई साहब नंदा देवी की मूर्ति ले गए, किसकी, सोने की मूर्ति। अब उस टाइम पे इतने पैसे होते नहीं थे कि हर 5वें चौथे साल में इतनी बड़ी सोने की मूर्ति बना। अब टाइम देखो 1699 और करीबन 10 वर्षों का गैप आ रहा है, 10 वर्षों का गैप। अब 10 वर्षों के गैप के बीच में देखो कि इतनी जल्दी सोने की मूर्ति गढ़वाल में बनी नहीं थी, लगभग 10 वर्षों का अंतराल। जब 1699 में ज्ञानचंद मूर्ति ले गया, फिर 1709 में देखो भाई साहब ने, जगत चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। सोने की मूर्ति मिली नहीं क्योंकि टाइम कम था, गढ़वाल वाले जो थे वो बना नहीं पाए होंगे उस टाइम पे। फिर इसने क्या किया कि खुद ही 200 असरफियों से, असरफिया मतलब जो सोना होता है, 200 असरफियों से क्या किया जगत चंद ने कि उनको पिघला करके एक सोने की मूर्ति बना दी। भाई विजय प्रतीक के रूप में कुछ ना कुछ तो ले जाना था, मूर्ति मिली नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि 200 असरफियों से क्या किया, खुद सोने की मूर्ति बनाई, खुद सोने की मूर्ति बनाई और मल्ला महल में भाई साहब ले गए। कहाँ ले गए, जो मल्ला महल है अल्मोड़ा में, रुद्रचंद द्वारा बनाया गया, वहां जगत चंद ले गया। तो जगत चंद को जब नहीं मिली तो इन्होंने इस तरीके से वो किया। और इनके टाइम पे बोला जाता है कि तराई में 9 लाख की आय होती थी। 9 लाख जो तराई वाला एरिया था हमारा, ये वाला, यहाँ होती थी 9 लाख की आय, 9 लाख की इनकम होती थी इस टाइम पे। इसीलिए कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। 9 लाख की इनकम होती थी, काफी अच्छी। और 84 कोस में फैले होने के कारण इसे 84 माल परगना भी कहा जाता था। तो ये चीजें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक शासन पढ़ा था, ये जब ये
200 सर्पियों से इसने सोने की मूर्ति बनाई, वहां रखी। उसके बाद बोला जाता है कि 1000 इन्होंने गायों का दान किया था, 1000 गायों का दान किया था। तो गो सहस्त्र दान भी इन्हें बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अगर पूछा जाएगा गो सहस्त्र दान किसे बोला जाता है, तो वो भी बोला जाता है जगत चंद को, क्योंकि इन्होंने 1000 गायों का दान किया था। तो जगत चंद के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी, गढ़वाल पर आक्रमण किया, नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो 200 असरपियों से नंदा देवी की मूर्ति बनाई, ये चीजें सब हुई। कुमाऊं का स्वर्णकाल, जुआरियों पर लगाया टैक्स। जगत चंद के बारे में 1699 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था और 1000 गायों का दान करके गो सहस्त्र दान ये इन्हें बोला गया। तो जगत चंद के बारे में इतना ही कुछ मिलता है कि पर कुमाऊं का स्वर्णकाल इसी को काल को बोला जाता है। इसके बाद जगत चंद के बाद जो शासक आया वो आया देवी चंद। देवी चंद, तो देवी चंद को के टाइम को चंद वंश का अवनति काल बोला जाता है। चंद वंश का अवनति काल, चंद वंश का अवनति काल। उन्नति का बिलो हम देखें तो अवनति, तो मतलब इसके टाइम पे क्या हुआ कि चंद वंश धीरे धीरे अपने पतन की ओर आने लग गया। इससे पहले हमने देखा कि जो वीणा चंद था, वीणा चंद जब शासक बना था उस समय भी लगभग उस समय जब चंद वंश का पतन हो गया था तो 200 वर्षों तक खसों ने कुमाऊं में चंद वंश में शासन किया था। ये हमने इससे पहले जब क्लास चंद वंश शुरू हुआ था तो उस समय हमने पढ़ा था। तो इस समय उसके बाद देखा हमने कि वीर चंद जो था उसने सोन खड़ायत के नेतृत्व में चंद वंश की पुनर्स्थापना की थी। सोन खड़ायत के नेतृत्व में चंद वंश की क्या की थी? पुनर्स्थापना की थी। ये चीजें हमने पहले पढ़ा था। तो बोला जाता है कि उस समय अशोक चंद जो डोडी नेपाल का शासक था उसने भी वीर चंद की मदद की थी। तो इसी टाइम पे क्या हुआ कि जब देवी चंद शासक बना तो देवी चंद को चंद वंश का अवनति काल बोला जाता है। मतलब इस टाइम पे चंद वंश धीरे 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 अपनी पतन की ओर मतलब अग्रसर हो गया था। तो वो हमने देखा था जब वीणा चंद था उसके समय भी ऐसा हुआ था। अब क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, किस लिए हुआ, उन चीजों पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इनको एक मिलता है, इनको बोला जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको बोला जाता है। अब जो हमारा दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन। अब दिल्ली के हिसाब से हम देखें, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, गुलाम खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक बना था वो बना था एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी तुलना की जाती है इससे। क्यों की जाती है? क्योंकि हमने देखा जब जो दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कुछ काफी ऐसा किया, उसने कुछ बेमतलब के अभियान किए। जैसे बोला जाता है कि उसका एक खुरासन अभियान था, मतलब बिना बात के उन्होंने कहीं भी लड़ाई कर दी, बिना सोचे समझे। एक खुरासन अभियान आता है, फिर उसके बाद एक कराचल अभियान आता है। कराचल अभियान ये किसके? ये एमबीटी के अभियान है। जिस कारण जो गलतियां इसने की वही इसने भी की। किसने? कुमाऊं में जो देवी चंद का शासन था। इसने अग्रिम ऋण दिया। जैसे हमारे जो सैनिक थे उस समय किसी की कभी हम आक्रमण करेंगे तो उसके लिए सैनिकों को इसने क्या किया? अग्रिम ऋण दिया। किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसीलिए तुगलक इसको, और एक तकावी ऋण दिया था इसने किसानों को, तकावी ऋण। तो इसी जो काम किए थे किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिस कारण इसे क्या गया? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो रियल वाला था, दिल्ली सल्तनत काल का था तुगलक वंश का, उसने यही अभियान किए थे। अब हम देखते हैं कि इसे क्यों बोला जाता है, क्या इसने किया। तो इसने 1723 में रणचुला हाट का युद्ध हुआ। रणचुला हाट युद्ध किया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि ये जीत गया। इस समय शायद गढ़वाल का राजा जो था प्रदीप शाह। तो जब इसने रणचुला हाट का युद्ध किया सन 1723 में, तो ये युद्ध कौन? देवीचंद जीत गए। जैसे हमने बोला कि यहाँ खुरासन अभियान हुआ, फिर कराचल अभियान हुआ, वही देवीचंद ने भी ये अभियान किए। और इसके बाद गणाई का एक युद्ध हुआ। इसी टाइम पे गणाई का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि देवीचंद हार गया था। देवीचंद हार गया। इस वाले में तो जीत गया था पर इसमें देवीचंद हार गया। तो ये युद्ध, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जब बोला जाता है इसे कुमाऊं का, तो यही जैसे इन्होंने किए थे, भाई साहब ने अभियान किए, तो यहाँ भी इन्होंने। इसके टाइम पे गढ़वाल में 2 नाम आते हैं। इन 2 नामों का महत्वपूर्ण, एक पूरणमल गेंडाबिस्ट, दो जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। एक शासक था विजय चंद। विजय चंद के समय हमने देखा था कि गढ़वाल में त्रिमूर्तियां,
पीरू गुसाई, विनायक भट्ट और संग्राम कार्की का जो हार था वही देखा। और इस समय भी दो जो पूरणमल गेंडाबिष्ट था और माणिकमल गेंडाबिष्ट, माणिकमल गेंडाबिष्ट, माणिकमल गेंडाबिष्ट, इस टाइम पे इन दोनों का दरबार में हस्तक्षेप हो गया। जैसे हमने उस समय पढ़ा कि संग्राम कार्की, विनायक भट्ट, पीरू गुसाई ने अपने जो गढ़वाल विजय चंद के टाइम पे तिरुमल विजय चंद की हत्या करा दी थी, किसके साथ मिलके? तिरुमल चंद के साथ मिलके। वही इस समय भी हुआ कि इस समय भी जो ये दो थे, पूरणमल गेंडाबिष्ट और माणिकमल गेंडाबिष्ट, ये जो दो थे, बिष्ट भाई बोलते हैं इनको, इनका गढ़वाल में, इनका जो दरबार में हस्तक्षेप बढ़ गया। चंद वंश में जो चंद राजा था, इनके बीच इसके टाइम पे इनका हस्तक्षेप होने लग गया। ये हमने पढ़ा। और इसके बाद क्या होता है कि ये कुछ बोलते हैं कि देवीचंद को बोलते हैं, ये कुछ राय देते हैं। इन्होंने बोला कि भाई जो देवीचंद था उसने ब्राह्मणों का टैक्स माफ कर दिया, जो टैक्स था वो माफ कर दिया। किसके कहने पर? इनके कहने पर, तो माणिकमल गेंडाबिष्ट और पूरणमल गेंडाबिष्ट के कहने पर। तो इसीलिए कुमाऊं का मोहब्बत बिन तुगलक बोला जाता है कि बिना मतलब के देवीचंद ने अनेक अभियान किए। और एक इन्हें बोला जाता है कि ये विक्रमादित्य बनना चाहते थे। विक्रमादित्य बनने के उसमें काफी पैसे को, काफी धन खर्च कर दिया था। विक्रमादित्य बनना चाहते थे, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य बनने के चक्करों में उन्होंने काफी धन वेस्ट कर लिया, तो इसलिए भी उन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो देवीचंद के काल में धीरे धीरे ये सारी घटनाएं हुई। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक मुगल अभियान किया, मुगल अभियान किया, मतलब मुगल वंश पे आक्रमण करने की सोची। और इसका एक सेनापति था दाऊद खान। दाऊद खान को इसने अपना सेनापति नियुक्त किया कि बोला भाई तू हम मेरी सेना का समर्थन करेगा। जैसे वही मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल अभियान किया, वैसे इसने भी। इसमें जो इसका सेनापति था दाऊद खान। दाऊद खान भाई साहब क्या हुआ कि उसने इसे धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया? देवीचंद को धोखा दे दिया। और देवीचंद इस युद्ध में हार गया, देवीचंद युद्ध को हार गया। तो देखा हमने देवीचंद के बारे में कि इस चंद वंश का अवनति काल क्यों बोला जाता है। तो हमने देखा कि देवीचंद ने काफी कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। गढ़वाल पर 1623 रणचोलाहाट का युद्ध हुआ, जीत गया था। फिर उसके बाद गणाई का युद्ध हुआ, उसको हार गया था। फिर ब्राह्मणों का इसने टैक्स माफ कर दिया। तो टैक्स माफ कर दिया तो वैसे ही देखो, जब टैक्स माफ करेगा तो राजा को दिक्कत तो आएगी, उसका जो फाइनेंशियल वो है वो प्रॉब्लम होगी। फिर पूरणमल गेंडाबिष्ट और माणिकमल गेंडाबिष्ट, इनका दरबार में हस्तक्षेप बढ़ गया। इन्हीं के कहने पर जो ये बोलते थे, ये धीरे धीरे वैसे कार्य करता रहता था। ये चीजें हमने देखी। इसके बाद क्या हुआ कि जो पूरणमल गेंडाबिष्ट और माणिकमल गेंडाबिष्ट था, इन्होंने क्या कर दी? देवीचंद की हत्या कर दी, देवीचंद की हत्या कर दी। अब जब देवीचंद की इन्होंने हत्या कर दी तो फिर देवी जो चंद वंश था उसमें कोई शासक बचा नहीं शासन करने के लिए। तो फिर अब ये इस समय दरबार को यही संभाल लेते, जो राजा का पद था वो यही संभाल लेते, मतलब इनडायरेक्टली यही देख रहे थे कि भाई अब क्या करना है। तो इस समय क्या हुआ कि ये तराई वाले एरिया में गए और तराई वाले एरिया में एक राजा था अजीत चंद। अजीत चंद को इन्होंने इसके बाद क्या बनाया? शासक बनाया, अजीत चंद को। तो थोड़ा अजीत चंद के बारे में हम देखें कि अजीत चंद की जरूरत क्यों पड़ी है, अभी देखते हैं। अजीत चंद, तो अजीत चंद इसलिए कि इन्होंने जो था देवीचंद को तो इन्होंने मार दिया था। चंद वंश के लिए कोई राजा चाहिए था, इनके पास बचा नहीं। तो ये तराई वाले एरिया में गए और वहां से अजीत चंद को इन्होंने, अजीत चंद जो था वो बोला जाता है कि यहाँ एक राजा था तराई वाले एरिया में, नरपत सिंह कठेरिया, नरपत सिंह कठेरिया, कठेड़ वाला, इसे कठेड़ रोहिलखंड वाला एरिया इसको बोलते थे। तो वहां का जो राजा था नरपत सिंह कठेरिया था। तो अजीत चंद को कहां से लेकर आए? यहाँ से लेकर आए। कौन? माणिकमल गेंडाबिष्ट और पूरणमल गेंडाबिष्ट, जो ये दो भाई थे, ये वहां से लेके आए। अब कुछ टाइम बाद क्या किया, इन्होंने इसको भी मार दिया। किसे? इन दो भाइयों ने इसको भी मार दिया। किसको? अजीत चंद को। पहले इन्होंने किसको मारा? देवीचंद को मारा, फिर उसके बाद मारा अजीत चंद को। फिर से दिक्कत आ गई, तब ये दोबारा गए किसके पास कि इसके एक दूसरा बेटा था, कि बोला भाई अब ये दे दो, दूसरा बेटा भी हमें दे दो राजा बनने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, बोला कि भाई एक बेटा तो मेरा राजा बनने के चक्करों में बेचारा मारा गया है, अब दूसरा बेटे को हम, मतलब मना कर दिया, नरपत सिंह कठेरिया ने मना कर दिया। तो इस बीच क्या हुआ कि दरबार फिलहाल चंद दरबार खाली हो गया, क्योंकि अब चंद वंश लास्ट फेज पे है। जो पहले राजा थे जिन्होंने काम, जगत चंद तब तो सही था। जगत चंद के बाद देवीचंद भाई साहब जब आते हैं तो उस समय हमने देखा
ये चंद्रवंश जो था अपनी अवनति के साइड बढ़ गया। सबसे बड़ा चंद्रवंश का वो करने में फिलहाल इन दोनों का हाथ है, और इसी काल को बोला जाता है गेंडागर्दी का काल। अगर बोला जाए तो इसी काल को बोले थे, क्योंकि इस समय गढ़वाल में इन दो पूर्णमल गेंडाविष्ट और माणिकमल गेंडाविष्ट का जो दरबार था कुमाऊं चंद्रवंश में काफी हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो ये चीजें हम देखिए हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी भी हत्या हो गई तो फिर मिला नहीं, चंद्रवंश को अगला शासक मिला नहीं। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि एक दूसरे शासक को लाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो ये हमने देखा कौन सा अजीत चंद का काल, इसको गेंडागर्दी के काल से भी पूछा गया कि गेंडागर्दी का काल किसे बोला जाता है, तो अजीत चंद के काल को बोला जाता है। तो इसके बाद जो शासक इनके पास बचे नहीं, क्योंकि देवीचंद को इन्होंने मार दिया था, फिर उसके बाद अजीत चंद को मार दिया था, फिर नरपत सिंह कठेरिया को बोले। इसका जो संबंध निकलता है कि ज्ञानचंद जो था उससे इनका संबंध निकलता है, क्योंकि राजा की तो परंपरा होती है कि अगर जो अगला वंशी है उसका कोई ना कोई रिलेशन राजाओं से होना चाहिए। तो बोला जाता है कि जो ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद के साथ इनका कुछ रिश्ता था, इसलिए वो कठेड़ वाले एरिया में, रोहिलखंड वाले एरिया में गए थे। किसके लिए? राजा के लिए। अब दूसरे बेटे के लिए मना किया। तो इसके बाद जो शासक बनता है कल्याण चंद चतुर्थ बनता है, कल्याण चंद चतुर्थ। तो कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में हम कल देखेंगे। आज हम देखते हैं हमने थोड़ा क्या क्या रिकॉल किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, इतनी चीजें समझ में आएंगी नहीं। आज अगर हम स्टार्टिंग से करें तो 1678 हमने देखा, 1679, 1680, 1682, 1685, 1688 और 1696। उसके बाद 1699 हम देखते हैं, जो ज्ञानचंद द्वितीय के काल में ज्ञानचंद द्वितीय क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो अभी 1678 में बधानगढ़ को लूटा किसने? उद्योगचंद ने। ये फैक्चुअल चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। 1699 में लोहरवागढ़ पर, 1680 में फतेहपति शाह प्लस देवपाल ने आपस में संधि कर ली। 1682 में फाइनली इस युद्ध को कौन जीता? उद्योगचंद जीता और रघुनाथ घाट पर स्नान करने गया। उसके बाद पुनः देवपाल ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर हुआ डोडी अभियान। 1685 में ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर आक्रमण किया और अजमेरगढ़ को जीता। उसके बाद 1688 में खैरागढ़ की संधि हुई है। सन सीरियल वाइज मैंने इसलिए लिखा रखे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। 1688 में खैरागढ़ की संधि हुई। फिर देवपाल कुछ टाइम बाद मुकर गया, भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा। फिर 96 में 96 में 1696 में फिर से दोबारा उद्योगचंद ने डोडी अभियान किया, परंतु इसमें उद्योगचंद हार गया। उसके बाद उसका बेटा शासक बना ज्ञानचंद द्वितीय, जिसने डोडी के राजा देवपाल को मारा। और उसके बाद हमने शासन जो देखा, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। उसके बाद जगतचंद देखा हमने। जगतचंद ने जो किया, जुआरियों पर टैक्स लगाया। फिर 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय ने हमने देखा नंदा देवी की मूर्ति देखिए। 1709 में हमने देखा जब पुनः इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो इसको मूर्ति मिली नहीं है। इनका नियम था मूर्ति छोड़ के ले जाना है, मल्ला महल में रखना है। इसको जब मूर्ति नहीं मिली तो इसने क्या किया, 200 असरफियों से खुद मूर्ति बनाई। किसने? जगतचंद ने, और मल्ला महल में रख दी। ये चीजें हमने सारी पढ़ी। कल अगर होगा तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। फिर 1000 गायों का दान किया। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। कल हम चलेंगे कल्याणचंद चतुर्थ। जय हिंद, जय भारत।